Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 10 जनवरी 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मालदीव्स को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था, उस समय पर एक मिशन चर्चा में था, वो यूएस स्पेस एजेंसी का मिशन था जिसका नाम है थेमिस मिशन। तो उसका पर्पस क्या था ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर क्या जीवन संभव है, इस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करना। या ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे सैटर्न की सैटेलाइट्स हैं उसकी स्टडी करना। या ऑप्शन नंबर सी, जो हाई लैटिट्यूड स्काईज हैं उनका जो कलरफुल डिस्प्ले होता है उसकी स्टडी करना। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक स्पेस लैबोरेटरी बनाना जो कि स्टेलर एक्सप्लोजन्स को यहाँ पर स्टडी करेगी। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। हर एक न्यूज़ आर्टिकल में ये चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी। हुआ क्या है, इंडिया ने अपना ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है कृष्णा गोदावरी बेसिन से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केजी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये आप देख पाओगे, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, लाइव मिनट हो, सभी जगहों पर दोस्तों इसकी चर्चा हो रही है। तो ओएनजीसी ने पहला जो ऑयल प्रोडक्शन है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन से शुरू कर दिया है और ये न्यूज़ अभी बहुत तेजी से फैल चुकी है। फर्स्ट ऑयल वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सारे के सारे सोर्सेस। तो पूरा मैटर क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन एग्जैक्टली कहाँ पर है और वो किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ समय बाद कृष्णा गोदावरी बेसिन में उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ इस प्रकार का प्लांट लगाया जाएगा, जिस प्लांट के माध्यम से जो ऑयल है, जो तेल है, उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये जो प्रोडक्शन है ये कहीं ना कहीं जो भारत का अभी इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है बेसिकली, वो थोड़ी सी कम करने में हमारी मदद भी करेगा। वो सब कुछ डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन को देखते हैं, कौन सी है कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो दोस्तों दो नदियां आपको दिखेंगी, ये है आपको गोदावरी नदी नजर आ रही होगी, ये कृष्णा नदी नजर आ रही होगी। ये जो पर्टिकुलर नदियां हैं, ठीक है, जिस एरिया में ये फैली हुई हैं, और आगे जाकर ये बे ऑफ बंगाल, ये क्या है हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर जाके दोनों नदियाँ गिर जाती हैं आंध्र प्रदेश से गुजर कर। तो ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा बेसिन है ये हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन कहलाता है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर दिया गया है, यह है हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन, ध्यान रखना। और यहाँ पर कौन सा वो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर ये ऑयल प्रोडक्शन किया गया पहली बार। तो दोस्तों कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो ये 98/2 वाला यहाँ पर आपको ये पूरा पोर्शन देखने को मिलेगा, स्पेशली यहाँ पर ये वाला रीजन, यहाँ पर अभी सबसे पहली बार ये जो प्रोडक्शन है वो किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें जानने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये जो केजी बेसिन है दोस्तों, इसका जो लैंड वाला हिस्सा है वो लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो जगह है ये पहले से ही D6 ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। D6 ब्लॉक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हैं। बहुत सारे गैस के भंडार वहाँ पर हैं और गैस का प्रोडक्शन ऑलरेडी वहाँ पे हो रहा है। अब क्या हुआ है, पहली बार वहाँ से ऑयल का प्रोडक्शन भी किया गया। तो समझ सकते हो उस जगह का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा होने वाला है। तो सबसे पहली बार जो यहाँ से गैस डिस्कवर किया गया था वो हुआ था लगभग, मतलब जो फर्स्ट गैस डिस्कवरी की गई थी वो 1983 में ओएनजीसी ने ही की थी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने ही की थी। और ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है दोस्तों, यहीं पर ऑलिव रिडले सी टर्टल भी पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल कई बार न्यूज़ में रहते हैं, कई सारे वनडे एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी इसका IUCN स्टेटस पूछा जा चुका है।
ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में भी ये पाए जाते हैं। बाकी इनका आयुषन स्टेटस देखोगे तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आज के समय पर रखे गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे और जो डिस्कशन बचता है उसको हम कवर करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि अभी तक का पहला ऑयल प्रोडक्शन है जो कि हमारी स्टेट ओन्ड ऑयल कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी ने करके दिखाया। अब ये लगातार जो उत्पादन है यहाँ से वो शुरू हो जाएगा। और ये जो ब्लॉक है जहाँ से ऑयल का उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के तट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर जो पानी की गहराई है वो लगभग 300 से लेकर 3200 मीटर की आपको नजर आएगी। वहीं पर हम क्या करने वाले हैं, ऑयल का प्रोडक्शन करने वाले हैं। कुछ समय बाद इस प्रकार का प्लांट वहाँ पर नजर आएगा। बाकी अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने भी इसके बारे में कल ट्वीट किया था और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पूरा पोर्शन हमको नज़र आया है। इतना ही नहीं, बोला यह भी जा रहा है कि मई और जून की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय लगेगा, अभी तो हम जनवरी में, तो लगभग 6 महीने बाद की अगर हम देखें तो यहाँ से इतना तेल निकलेगा कि हर रोज़ 45,000 बैरल्स तक हम लोग तेल को निकाल सकते हैं। और आपको पता ही है कि एक बैरल के अंदर लगभग 159 पॉइंट समथिंग लीटर्स के आसपास होता है। तो इतना तेल डेली बेसिस पे निकाला जा सकेगा। कहने का मतलब है हमारे देश में देखो वैसे भी कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है लेकिन कम होता है, और जितना भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है उसका 7% प्रोडक्शन सीधा और सीधा यहीं से निकल कर आएगा। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो रहा होगा यहाँ से। तो ये बात ही ऑयल प्रोडक्शन की। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से गैस का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है। तो गैस के प्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो 7% का गैस प्रोडक्शन यहाँ पे जो हमारे पूरे देश में गैस का प्रोडक्शन है उसमें 7% का कंट्रीब्यूशन इसी पर्टिकुलर रीजन से हमको देखने को मिलता है दोस्तों। समझ गए? तो ये रीजन का इंपॉर्टेंस आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। अब दूसरी चीज़ अगर हम ये भी देखें कि आखिरकार इसका महत्व अगर हम इकॉनमी बेसिस पर देखें तो क्या हो सकता है। वैसा आपको पता होगा, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है, भारत जो ऑयल इंपोर्ट करता है, कच्चा तेल हम क्या करते हैं, दुनिया भर से मंगाते हैं, अरब कंट्री से भी मंगाते हैं। और इंडिया जो है पूरे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है इस कच्चे तेल का। तो हमारी डिपेंडेंसी केवल और केवल ज़्यादातर इंपोर्ट्स के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाती है। और यहीं पर अगर हम परसेंटेजेस के बेसिस पर देखें तो हमारे देश में जितना भी यहाँ पर कच्चा तेल चल रहा है या फिर ऑयल, पेट्रोल वगैरह जितने भी यहाँ पर जो डिमांड्स हैं लोगों की वो पूरी हो पा रही हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे ना तो उसमें 85% रिक्वायरमेंट केवल और केवल इंपोर्ट से पूरी होती है। यानी कि कहने का मतलब है 100% जो तेल है इसमें से 85% तेल केवल और केवल हम विदेशों से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा इस तेल के प्रोडक्शन के बाद में। समझ गए? और ये जो जगह है, मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये जगह ऑलरेडी नेचुरल गैस के लिए भी जानी जाती है। गैस का प्रोडक्शन हो ही रहा है। हाँ, भले ही आप अगर दूसरी साइड देखोगे तो गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं। लगभग जो हमारे देश की डिमांड है उसका 50% जो गैस है वो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन ये जो धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, ये इंडिया को बिल्कुल एक सेल्फ रिलायंट की तरफ बनने की पूरी कोशिश कर रही हैं। समझ गए? तो ये आर्टिकल चर्चाओं में था। आई होप इसके बारे में आप याद रखोगे। कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और प्लस यहाँ पे ऑलिव रिडले सी टर्टल भी पाए जाते हैं, इनका जो आयुषन स्टेटस है वो ध्यान रखना। दूसरी चीज़ D6 ब्लॉक क्या है ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस साइट को हम D6 ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। यहीं पास से ही क्या किया गया है, ये ऑयल का प्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हाँ, ONGC क्या है पता ही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एक महारत्न कंपनी है। हमारे जो इंडिया के अंदर में अगर आप देखोगे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसमें 75% प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली ONGC ही देता है। जो दुनिया के एनर्जी मेजर प्लेटफॉर्म्स की जब बात करते हैं तो उसमें ये जो कंपनी है वो 11वें नंबर पर आती है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है जब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन के मामले में या फिर एक्सप्लोरेशन के मामले में। ये बात ध्यान में रखना। बाकी ये प्रॉफिट मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपनी आपको ये नज़र आएगी। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ONGC, इसका काम देखोगे, कैपेबिलिटीज़ देखोगे तो जो हमारे ऑयल एंड गैस रिलेटेड जितनी भी ऑयल फील्ड्स हैं दोस्तों उनसे संबंधित भी इसका एक बहुत बड़ा जो वर्क है वो हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बस खाली एक स्पेसिफिक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर ही एक बड़ा सा आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जो भारत के शहर हैं वो कहीं ना कहीं हमारे क्लीन एयर टारगेट से बहुत पीछे हैं।
कहने का मतलब है, एक स्टडी आई, उस स्टडी ने ये बताया कि अगर हम देखें जो अलग अलग बॉडीज़ आई हुई हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उन्होंने कुछ टारगेट सेट कर रखे हैं। क्या टारगेट सेट कर रखे हैं कि भैया कोई भी शहर है किसी भी देश के अंदर में, तो उसको जो पोल्यूशन उस वहाँ पर हो रहा है, जो भी प्रदूषण हो रहा है, उसकी ये पर्टिकुलर एक लिमिट है, इस लिमिट को वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये एक टारगेट है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, इंडिया जो है ना, इस लिमिट को, इंडिया के कई सारे शहर इस लिमिट को ऑलरेडी इतना क्रॉस कर चुके हैं। जो टारगेट था, उस टारगेट से हम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो वो ही यहाँ पर समझाया गया है, मतलब बेसिकली जो टारगेट है हमारा कि भैया कम से कम पोल्यूशन करना, उस टारगेट से हम बहुत दूर हैं, लेकिन पोल्यूशन करने में बहुत आगे हैं। और उसी को देखते हुए यहाँ पर ये टेबल दी गई है कि भाई साल 2019, साल 2020, साल 2021, साल 2022 एंड साल 2023, इन 5 सालों में अगर आप देखोगे तो दिल्ली टॉप पर रहा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण रहा। ठीक है, पटना भी रहा, फरीदाबाद, मुजफ्फरपुर, नोएडा। हाँ, ये सब ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे, कभी कोई टॉप पर आ रहा है, कोई टॉप पर आ रहा है, लेकिन ये 5 सिटीज़ वो हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमको देखने को मिलेगा। स्पेशली इन 5 शहरों में जो PM 2.5 लेवल है, आपको पता है ना, PM मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, यानी इतने छोटे जो हमारा एक हेयर होता है, जो बाल होता है ना, उस हेयर को देखोगे तो एक बाल से भी छोटा टुकड़ा होता है PM 2.5। और ऐसे यहाँ पर वो होता है PM 10, वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। वो भी पर्टिकुलेट मैटर ही, बस खाली वो 2.5 है, वो 10 है, साइज़ में थोड़ा फ़र्क होता है। और ये छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े क्या करते हैं, हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, और जब आप सांस लोगे तो ये सब टुकड़े बॉडी के अंदर जाएंगे, इनहेल करेंगे, और इनहेल होने के बाद में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये डैमेज करते हुए नजर आते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर पता है आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है कि हमारे केंद्र सरकार की जो मेन प्लानिंग है वो यह है कि हमें एयर क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करना है। इंडिया के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं वहाँ पर हमें एक प्रोग्रेस करना है। लेकिन क्या हमने कोई प्रोग्रेस किया है? हाँ, तो कुछ जगह पे प्रोग्रेस हुआ है और कुछ जगह पे प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और जहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है वहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे गए हैं। हमारे देश का एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एक सबसे पहला और सबसे खतरनाक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ध्यान रखना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यूपीएससी ऑलरेडी यहाँ से सवाल पूछ चुका है। आगे मैं इसके बारे में डिटेल्स दूंगा तो आप परेशान मत होना। तो दोस्तों, जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद यही है कि भाई जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, जो पोल्यूशन होता है, उसको कम करना। और ये जब प्रोग्राम को शुरू किया गया था तो इसका मेन मकसद था कि पोल्यूशन को 20 से 40% तक कम करना 2024 तक। लेकिन हुआ क्या कि भाई ये कुछ कंट्रोल कर ही नहीं पाए, इतना पोल्यूशन कम हो ही नहीं रहा था, तो उन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया। इन्होंने ये बोला कि नहीं 2024 तक नहीं, हम अब टारगेट बढ़ा रहे हैं 2026 तक। 2026 तक हम यहाँ पे जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वहाँ पर 20 से 40% तक पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो कुछ जगह पे थोड़ा असर दिखाई दिया है क्योंकि इन्होंने बढ़िया मॉनिटरिंग की है, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर में। वही तो बताया जा रहा है कि जो इंडिया के शहर हैं कई सारे, वो अभी भी अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। तो हमें अभी भी नहीं लग रहा कि 2024 तक कई सारे शहरों में 20 से 40% पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब समय जैसे 2026 आने वाला होगा तो हो सकता है इस टारगेट को और एक्सपैंड कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए, नहीं 2026 नहीं 2028 तक कर देंगे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। समझ गए? तो ये इस पूरे आर्टिकल में समझाया गया। अब क्या है, ये आर्टिकल एग्जाम के लिए काम का है, हाँ थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ निकलेगी जो एग्जाम में हेल्प करेगी नहीं, ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं मिलेगा। अब करना क्या होगा, आपने इस आर्टिकल को एनालाइज करने के बाद में सिलेबस उठाना है। सिलेबस में से आप अगर लिंक करोगे तो आपको एक काम की चीज़ मिलेगी, वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है, पूरे आर्टिकल में प्रोग्राम का सबसे बड़ा महत्व है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे प्रोग्राम स्कीम्स को लेकर डायरेक्टली सवाल बनते हैं। अभी मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। अभी चलिए फिर बिना कोई देरी करे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ही है कि दोस्तों इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू साल 2019 में जनवरी के महीने में। हुआ क्या, ये हमारे देश का पहला कुछ ऐसा एफर्ट था जहां पे हमने कोशिश की थी कि भैया एयर की क्वालिटी को प्रॉपर मैनेज करें और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें। और इसकी मांग यही थी। सबसे पहली चीज़, इस प्रोग्राम में हमारा मेन मकसद क्या था, वो था पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करना। पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5 दोनों को एटलीस्ट 20% से कम करना 2017 तक, ऐसा यहाँ आने वाले 5 सालों में ये यहाँ पर हमारा टारगेट था। यानी कि 2019 से आने वाले 5 सालों में क्या करना, 20% तक ये पर्टिकुलेट मैटर कम करना, ये हमारा इस प्रोग्राम का टारगेट था। बट क्या हुआ, ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया।
दूसरी चीज़, इस प्रोग्राम के अंदर में टोटल 132 जो नॉन अटेनमेंट शहर हैं उनको कवर किया गया है। वो शहर कवर करे गए जो कि ऑलरेडी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नॉन अटेनमेंट शहर वो शहर होते हैं दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स के मामले में यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे पोल्यूशन नज़र आएगा, क्योंकि हमारा जब बात करते हैं ना कि NAAQS, तो यानी कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो इस स्टैंडर्ड में यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके अंदर कुछ पोल्यूशंस बना रखे हैं, PM10, PM2.5, SO2, NO2, है ना, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, उसके अलावा आर्सेनिक, निकल, ये सारी चीज़ें, ये सब पोल्यूटेंट्स हैं। तो इन सब पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है किसी भी शहर के अंदर में कि भैया ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स किस लेवल पर चल रहे हैं। ज़्यादा है तो मतलब वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ चल रहा है शहर, समझ गए। तो अपने इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भैया ये लिमिट है, इससे ज़्यादा ये पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो कई सारे शहर ऐसे हैं जो कि आज के समय पर ये सारी की सारी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं। उन्हीं के लिए तो ये प्रोग्राम काम कर रहा है। और इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो टारगेट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको पता चला 2019 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और इसने ये टारगेट बनाया कि साल 2024 तक क्या करेंगे, ये PM10 और PM2.5 को 20 से 30% तक कम कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं दोस्तों, कम बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिस वजह से सितंबर 2022 में सरकार को ये प्रोग्राम चेंज करना पड़ा, इसका टारगेट चेंज करना पड़ा। और टारगेट चेंज करके एक नया टारगेट सेट कर दिया और उन्होंने ये बोला कि साल 2026 तक हम 40% तक क्या करेंगे, पोल्यूशन को रिड्यूस करने का काम करेंगे। समझ गए। तो नया टारगेट सेट किया गया। अब सवाल यह है कि नया टारगेट सेट कर लिया, 2019 में ये प्रोग्राम आ चुका था, इतना समय हो चुका है, तो कुछ अचीव हुआ या प्रोग्राम बस खाली नाम का ही प्रोग्राम था? अरे थोड़ा बहुत तो कुछ ना तो कुछ अचीव हुआ होगा, कुछ टारगेट्स तो पूरे करे होंगे। ज़रा वो समझते हैं कि ये प्रोग्राम कितना इफेक्टिव रहा। तो दोस्तों 4 साल का परफॉर्मेंस हमने देखा NCAP का। और 4 साल का परफॉर्मेंस किसने देखा है? मॉनिटर करने वाली बॉडी है CREA, दैट इज सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। और उन्होंने ये बोला कि 131 शहर जो कि यहाँ पर ये रूल्स नियम जो भी इंप्लीमेंट किए जा रहे थे, इनमें से केवल 38 शहर ऐसे थे जिन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया सेंटर और अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ में। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी यहाँ पर अपने कुछ एनुअल जो पोल्यूशन रिडक्शन टारगेट्स थे वो अचीव करे। तो कुछ ही शहर ऐसे थे दोस्तों, 30-40 शहर ऐसे थे जिन्होंने अपने टारगेट्स अचीव करे प्रॉपर तरीके से, लेकिन ज़्यादातर शहर ऐसे थे जिनके टारगेट्स प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाए। और वही यहाँ पर इस वजह से एक रिकमेंडेशन आया कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 300 मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटर स्टेशंस को हर साल लगाने होंगे। ऐसे स्टेशंस हर साल हमें बनाने होंगे, 300 के स्टेशन, 300 के आसपास स्टेशंस। ये वो स्टेशंस होंगे जो कि हवा की मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे हवा में कितना प्रदूषण है। और हमारा टारगेट है कि 2024 तक हम अपने देश में 1500 इस प्रकार के स्टेशंस लगाएं जो कि हवा की क्वालिटी को समझाए, बताए। लेकिन क्या हुआ, पिछले 4 सालों में केवल 180 स्टेशन लगाए गए। हमारा टारगेट क्या था? 1500 स्टेशन लगाना 2024 तक। भाई 2024 में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल और केवल 180 स्टेशंस को इंस्टॉल करा गया है। तो अगेन ये जो प्रोग्राम जिस जोश के साथ में लेकर आया गया था उस तरीके से इसको लागू नहीं किया गया, उतना ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं रहा, आप सिंपल तरीके से कह सकते हो। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या जो NCAP है ये मैनेज कर पाया है पोल्यूशन को कम करने में? तो जैसे आपको पता चल ही चुका है, कहीं पर कम हुआ है, कहीं पर कम नहीं हुआ है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो हम नहीं कह सकते कि परफेक्ट लेवल पर है। ठीक है, एफिशिएंसी में ये कहीं ना कहीं मात खाया है, समझ गए। तो कुछ शहर हैं, जैसे मैंने बोला कि 10 में से 9 शहर ऐसे हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड थे 2019 में। वहां पर क्या हुआ, PM2.5 और PM10 का जो कंसेंट्रेशन है, ये जो पोल्यूशन है 2022 में वो कम हुआ, जो मोस्ट पॉल्यूटेड शहर थे। लेकिन कुछ और शहर ऐसे हैं जहां पे पोल्यूशन बढ़ गया कम होने की बजाय, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा जो किस्सा है आज के समय पर वो चल रहा है। ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बना तो यहीं इसी बैकग्राउंड नोट से बनेगा। क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है, ये नोट्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखो यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन कैसे पूछा, ये मेंस का क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो पेपर में, GS पेपर 3 को ओपन करके। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। आपको पता होगा उस समय पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एयर क्वालिटी को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। तो आपसे पूछा गया वो गाइडलाइंस बताओ, और ये कैसे पुराने वाले अपडेट से अलग हैं। फिर देन व्हाट चेंज इन इंडियाज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अचीव रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स। डायरेक्टली यहाँ पर रेफरेंस आ गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, जो कि अभी आपने पढ़ा।
समझ गए? तो सिलेबस का हिस्सा किस तरीके से है, उस तरीके को इंक्लूड करके आपने हर एक आर्टिकल को पढ़ना है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डेली बेसिस पे। इन वीडियोस में आपको पता है जो आपको कंटेंट मिलता है वो प्रॉपरली और प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में प्रोवाइड करवाता हूँ। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने यही आर्टिकल डिस्कस किया एयर पोल्यूशन को लेकर, तो ये आर्टिकल में दम नहीं है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा नोट्स बनाओ। आप लिख रही होंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लिख रहे होंगे, लिखते लिखते परेशान हो जाओगे भाई कितना लिखें कितना ना लिखें, है ना, कितना सारा ही लिखोगे। तो वही दोस्तों यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होते होते आप 3-4 घंटा इसी वीडियो को पूरा करने में निकाल दोगे, क्योंकि वीडियो के अंदर जो स्लाइड्स हैं 65 स्लाइड्स इसके अंदर में, ये पीडीएफ भी बहुत हैवी हो जाता है अपने पास में स्टोर करने के लिए। तो इन सब का एक सोल्यूशन यहाँ पर ये लेकर आया जाता है। इस ग्रुप के अंदर में आपको एक रेडीमेड प्रिंटेड नोट्स का पूरा पीडीएफ A4 शीट में प्रोवाइड करवाया जाता है। उसमें ज़्यादा शीट्स होती नहीं है, जैसे ये पूरा पीडीएफ 65 पेजों में, और वही यहाँ पर ये सारा का सारा कंटेंट जो बैकग्राउंड कंटेंट है वो जो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है वही 8 से 10 पेजों में मिल जाता है, ठीक है। और वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो जब मन चाहे। और उससे अच्छी बात दोस्तों, उस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर है। एक दिक्कत तो ये भी आती है ना भाई, सारा कंटेंट कैसे स्टोर करके रखें, किसी दिन हो पाता है किसी दिन नहीं हो पाता, भाई अर्जेंट काम किसी दिन पड़ जाता है, हम डाउनलोड नहीं कर पाते पीडीएफ्स, है ना, अपलोड नहीं हो पाते, स्टोर नहीं कर पाते, तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं पड़ती, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट इसमें सिक्योर है, डेट वाइज पड़ा हुआ है। हर एक तारीख का पीडीएफ जिस भी तारीख का आपका मन चाहे डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है उस ग्रुप के अंदर में। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों जो फी पेमेंट लिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, और गारंटी है कुछ टाइम समय बाद ही आपका जो यहाँ पर ये अमाउंट है वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर एक मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर दोगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हो, ग्रुप में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ। देन अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो अपना इन्वेस्टमेंट करना। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो अगर आपकी हेल्प हो रही है तो। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल पेज नंबर 3 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का जो स्पेशली हमारा पोर्शन आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आर्टिकल में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इस आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए कुछ 3 से 4 तथ्य मिल जाते हैं, कुछ फैक्ट्स मिल जाते हैं, वो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इससे अच्छा पढ़ ही लें। तो यहाँ पे बात की जा रही है यक्षगना के बारे में। तो यक्षगना मेला होता है दोस्तों कर्नाटका के अंदर में हर साल। ये शुरू होने वाला है 14 जनवरी से, ठीक है। सारे के सारे नाइट शोज होंगे, ठीक है, रात में ये परफॉर्मेंस चलता है इस प्रकार से। अब हुआ क्या, यहाँ पर थोड़ी सी रोक लगाने की बात की गई थी भाई। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जो नॉइस पोल्यूशन है उसके नियम को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसको परफॉर्म करना। ये बात यहाँ पे कर्नाटका के हाई कोर्ट ने बोल दी, जिस वजह से आज के समय पर ये न्यूज़ में है। तो क्या है यक्षगाना, जो कि अभी सारे के सारे नाइट शो शुरू होंगे 14 जनवरी से। ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बाकी की कहानी आपके पढ़ने के लिए नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट ही करोगे। डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। अब बात यहाँ पर यह है कि यक्षगाना बेसिकली एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है हमारे कर्नाटका का। कर्नाटका में इस प्रकार से दोस्तों ये परफॉर्मेंस किया जाता है। आप देख पाओगे एक थिएटर यहाँ पर दिखाया जाता है, जो ड्रामा है, कुछ हमारी एपिक्स हैं बहुत सारी, उनको परफॉर्म किया जाता है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स का यूज़ किया जाता है। ये एक टेम्पल आर्ट है, यहाँ पर जो पुराण से हमारी है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पर कह सकते हो कि एपिक्स हैं, उन सबको यहाँ पर दर्शाया जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला फोटो देखो, जो यक्षगाना है जैसे कथकली होता है केरला का, है ना, और साथ ही साथ में तेरुकुत्तु होता है तमिलनाडु का, उसी प्रकार का एक सिमिलर यहाँ पर आपको यक्षगाना नजर आएगा, ठीक है। और ये जो एक्ट होते हैं यक्षगाना के अंदर में, सभी लोग बढ़िया कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अपना मुकुट वगैरह यहाँ पे यूज़ करते हैं, है ना, और डांस वगैरह होता है, डांस ड्रामा परफॉर्मेंस यहाँ पर चलता है। और इनका मेन फोकस होता है स्टोरीज़ के ऊपर, हमें वो स्टोरीज़ दिखाएं जो एंशिएंट हिंदू एपिक्स हैं, रामायण है, महाभारत है, उनकी यहाँ पर स्टोरीज़ को वो दर्शाएं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे यक्षगाना में होती हैं। ध्यान रखना, एक ट्रेडिशनल आर्ट है, और स्पेशली आपसे पूछा जाता है यक्षगाना क्या है, तो बता देना एक डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है जो कि कर्नाटका से बिलोंग करता है। कभी कभी इसका ओरिजिन पूछा जाता है कि भाई कौन से एरिया से बिलोंग करता है।
कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि जैसे हारमोनियम हो गया, मदाले हो गया, ताल हो गया, फ्लूट हो गया, इन प्रकार की चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉस्ट्यूम्स की बात करेंगे तो आप चेहरे पे देखोगे तो बहुत ही ब्राइट कलर का यूज़ किया जाता है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मुकुट पहने जाते हैं। पूरे बॉडी पर आपको पूरा कॉस्ट्यूम से कवर आपको देखने को मिलेगा और म्यूज़िक का भी यूज़ किया जाता है, तभी जाके पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता हुआ नज़र आता है। ठीक है, और यूजुअली यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसे, मतलब अगर हम देखें तो इसको हमने यक्षगाना बोलते हैं। बाकी मलयालम में जब इसकी बात करते हैं तो मलयालम में यहाँ पे हम इसको, मतलब मलयालम में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर आप लोग ध्यान में रख सकते हो। चलिए आगे आते हैं। यह प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट थे और इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी गहरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 4 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में दो डिफेंस मिनिस्टर्स की विजिट, सॉरी 2 डील साइन हो चुकी हैं डिफेंस मिनिस्टर की विजिट के दौरान। हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो अभी रिसेंटली विजिट पर गए और पिछले 20 सालों में ऐसा हुआ है, ध्यान रखना, पिछले 20 सालों में पहली बार भारत के कोई डिफेंस मिनिस्टर यूके की विजिट पर गए हैं। उससे पहले 20 सालों में यूके की विजिट पर कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं गया। लास्ट 2002 में गए थे, जिनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस, वो 2002 में यूके की विजिट पर गए थे। बट अभी 2024 में लगभग 20 साल बाद यहाँ पर हुआ है कोई डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के यूके की विजिट पर गए, और विजिट पर गए, तहलका मचा दिया उन्होंने यहाँ पर, और 2 डील्स को यहाँ पर साइन करके आए हैं। तो 2 डील्स यहाँ पे जो कल साइन हुई हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें अगर हम बात करेंगे तो एक है एमओयू किस चीज़ को लेकर कि भाई इंटरनेशनल जो कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको लेकर, और दूसरा है लेटर ऑफ एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है किस चीज़ को लेकर, डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर, कि इंडिया और यूके दोनों मिलकर जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है उस सेक्टर में काम करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर मेन इस प्रकार के 2 एग्रीमेंट साइन करे हैं, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, बट हाँ ध्यान में रख सकते हो 2 एग्रीमेंट, एक एमओयू जहाँ पे हम कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएंगे, दूसरा लेटर ऑफ एग्रीमेंट जहाँ पे इंडिया यूके रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। ये बेसिकली 2 डील्स को साइन किया गया। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर हम एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो भारत और यूके के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो किस प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे देश की आज़ादी के बाद में इंडिया ने क्या किया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट को चुना। जब वो कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, तो उस शीत युद्ध को अवॉइड करने के लिए, उसमें ना पड़ने के लिए हमने बोला ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, हम यहाँ पे नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो करेंगे और हम अकेले रहे। ठीक है, तो दोस्तों इन सब पूरे प्रोसेस के बाद क्या होता है, 2004 में इंडिया और यूके दोनों मिलकर अपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका होता है ना, 1991 में ही आपको पता है जो सोवियत यूनियन है वो टूट चुका होता है कोल्ड वॉर के बाद ही। तो यूके ने क्या किया, अपना जो पूरा पार्टनरशिप है वो स्टार्ट किया इंडिया के साथ में। हाई लेवल के डायलॉग स्टार्ट हो गए, दोनों देशों ने मिलकर अपनी एनुअल समिट स्टार्ट की। हर साल में समिट्स करते थे, मीटिंग्स करती थी, यहाँ पर जो सरकारों के हेड हुआ करते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो डिस्कशंस करते थे अलग अलग मैटर्स पर कि भाई आतंकवाद से कैसे लड़ना है, सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव्स को लेकर डिस्कशंस होते थे, स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर डिस्कशंस हुआ करते थे। तो इस प्रकार से दोनों के जो रिलेशंस है वो स्टेब्लिश हुए। फिर दोनों ही देशों ने स्पेशल फोकस किया कुछ ऐसी चुनौतियों के ऊपर जो दोनों के लिए ही सेम है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी थ्रेट, या जैसे कि आतंकवाद, दोनों के लिए यहाँ पर चैलेंज था कि उससे कैसे लड़ा जा सके। इसके लिए यहाँ पर डिफेंस कॉपरेशन कर रहे थे आपस में, एक दूसरे की जो मिलिट्रीज हैं वो आपस में आ रही थी, डिफेंस कॉपरेशन कमिटमेंट किया गया। इसके अंदर में यहाँ पर दोस्तों क्या बोला गया कि जो टेक्नोलॉजी है वो साथ में मिलकर बनाएंगे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इस प्रकार से कई सारे अभ्यास आज के समय पर होते हैं। और यूके ने इंडिया का जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसको भी सपोर्ट किया। तो डिफेंस सेक्टर में यूके ने भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, स्पेशली अपनी ग्रोथ के लिए। डिफेंस इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग 70 यूके डिफेंस कंपनीज ऐसी हैं जो कि भारत के मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए बहुत सारा अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो सप्लाई करती हैं। हमारे जो इतने भी यहाँ पर जो वेपन्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर यूके सपोर्ट करता है। और इवन 2015 में पहली बार नहीं, 2015 में हमारे इंडियन प्रधानमंत्री की यहाँ पे एक विजिट होती है यूके में, और उस दौरान यहाँ पर एक नया डिफेंस
पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है, जिसका मेन फोकस क्या था, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर में और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर में। ठीक है कि भैया जो इंडियन ओशन स्पेशली वहाँ पर भी यूके हमारी हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर एरिया की सिक्योरिटी के लिए। और यूके ने काम किया, वो यूके ने अपना जो करियर स्ट्राइक ग्रुप है इसको इंडियन ओशन में तैनात कर दिया ताकि इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा से फोकस में रहे और यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर रीजन है इसको सिक्योर रखा जा सके, किसी दूसरे कंट्री के पैर पसारने ना दें, स्पेशली चाइना के। इतने नहीं दोस्तों, इंडिया यूके के बीच में कई सारे प्रकार के अभ्यास होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इनमें से ध्यान रखो या ना रखो, ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि ये 4 अभ्यास हैं और इस साल 2023 में ये अभ्यास हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज अजय वॉरियर की। तो एक ये बेसिकली इंडिया यूके के बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका जो 7वां एडिशन है वो पिछले साल 2023 में अप्रैल से मई के बीच में हुआ था यूके के अंदर। यहाँ पे क्या करती हैं, दोनों देशों की आर्मी आपस में कोलैबोरेट करती हैं। फिर एक अभ्यास है एक्सरसाइज कोनकन, ये भी एक एनुअल नेवल एक्सरसाइज है। यहाँ पर इंडियन नेवी और साथ ही साथ में यूके की रॉयल नेवी, इन दोनों के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है और ये अभ्यास भी दोस्तों लास्ट ईयर मार्च 2023 में कंडक्ट किया गया। फिर बात आती है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर की। तो मार्च 2023 में ही इंडियन एयरफोर्स ने, ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, यानी इसमें कई सारे देश मिलकर इस अभ्यास को करते हैं, यूके भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें भी यहां पर आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन रहा मार्च 2023 के अंदर में, जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। फिर एक और अभ्यास है, अब ये अभ्यास नहीं है, बेसिकली यहाँ पर जो यूके की जो रॉयल नेवी शिप्स हैं वो सारी जो जहाज़ हैं, स्पेशली HMS लैंकेस्टर और HMS तमर, ये कोची विजिट करती है, चेन्नई में विजिट करती है मार्च 2023 में, जहाँ पर उन्होंने फोकस किया यूके की नेवी और भारत की नेवी का इंटरेक्शन और मजबूत हो और यहाँ पर नेवी के बीच में कोलैबोरेशंस बढ़ें। समझ गए? तो ये बेसिकली इन दोनों के डिफेंस रिलेशंस हैं, क्योंकि आज के समय पर मैं चाहता तो आपको कंप्लीट रिलेशंस पढ़ा सकता था, लेकिन न्यूज़ में केवल डिफेंस रिलेशंस हैं, तो यही जानना हमारे लिए केवल इनफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने इसलिए पढ़ाई है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता होगा यूपीएससी ने एक्सरसाइज हैंड इन हैंड का सवाल पूछा हुआ है कि ये अभ्यास कौन से 2 देशों के बीच में होता है, तो वो इंडिया और चाइना के बीच में होता है। चलिए, आज का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये जानना, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वाकई में यहाँ पर पढ़ रहे हो और कहीं पर कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग जाने का यहाँ पर एक डिसीजन बनाया हुआ है, तो इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से सुनना। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में जोड़ेंगे। मैटर क्या है दोस्तों, हुआ क्या, हाल ही में एक न्यूज़ आई थी। क्या न्यूज़ आई थी? जो सीसीपीए है, सीसीपीए का मतलब है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारे कंज्यूमर्स की सुरक्षा करती है। आप हो, मैं हूं, है ना, हमको कोई चूना ना लगा सके, इसलिए हमें यहाँ पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये बॉडी काम करती है। समझ गए? और आपके साथ में अगर कोई किसी ने फॉल्स किया है, गलत किया है, गलत एडवर्टीजमेंट दिखाकर कुछ और बेच दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक्शन ले सकते हो उस पर्टिकुलर बॉडी के खिलाफ, मतलब जिसने भी आपके साथ में किया उसके खिलाफ। समझ गए? तो रिसेंटली यहाँ पर सीसीपीए ने क्या किया, कई सारी जो आईएएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली के अंदर में, उन सब इंस्टीट्यूट्स के ऊपर में फाइन मार दिया। सबके ऊपर नहीं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स के ऊपर फाइन लगा, लगभग 9 से 10 इंस्टीट्यूट्स के ऊपर में, और सभी इंस्टीट्यूट्स के पास में, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के पास में नोटिस पहुंचा। एक नोटिस ये पहुंचा कि भैया उनके पास में वार्निंग मिली है, किसकी? गलत एडवर्टीजमेंट की, फॉल्स एडवर्टीजमेंट की, यानी गलत एडवर्टीजमेंट उन्होंने दिखाया जिस चक्कर में वो फंस गए, और ये केस यहां पर पहुंचा सरकार के पास में। और अब यही कमेटी डिस्कस कर रही है कुछ नियमों के बारे में। कुछ नियम होंगे जो कि यहां पर फॉलो करेंगी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ताकि यहां पर जो ये मिसलीडिंग क्लेम है वो यहां पर ना कर सकें। तो अभी दोस्तों पूरा पैनल तैयार हो चुका है और वो डिस्कस कर रहा है नया कानून के लिए, और ऐसे नए कानून हो सकता है आने वाले समय पर, स्पेशली कोचिंग सेंटर्स के लिए। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो सीसीपीए है इन्होंने अभी पहली मीटिंग करी है, इस पूरी कमेटी की पहली मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है, जो कि गाइडलाइंस प्रिपेयर कर रही है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर, कि भैया मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना हो सके। अब होता क्या, ये देखो, ये रियलिटी भी है यार। ठीक है, अभी इस समय पर कम हो चुका है, लेकिन अभी जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा इस साल यूपीएससी का प्रीलिम्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स के बाद में रिजल्ट आएगा। अब जब रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स के सारे लोग के क्लियर होंगे। अभी यहाँ पर यूपीएससी का मेन रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पूरी तरह से वायस बन जाएंगे।
कुछ आईपीएस बनेंगे, अलग अलग उनको सर्विसेज मिलेंगी। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये रिजल्ट आता है ना यूपीएससी का, तो उसके अगले दिन ही आपको अखबार, कोई सा भी आप अखबार उठा लो, जो भी आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशली रेफर करता हूँ यूपीएससी के लिए जो बोले जाते हैं, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, तो वहाँ पे बड़े बड़े फ्रंट पेज पर ही यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े पोस्टर छप जाते हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के। वो ये बोलती हैं कि भैया ये एस्पिरेंट ये सभी लोग हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्री बोलती है। तो फ्रंट पेज पर सपोज यहाँ पर कोचिंग ए का यही यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, आप पेज पलटोगे, भैया कोचिंग बी आ गई, उसने भी उसने भी क्या किया, जो ये सेम एडवर्टीजमेंट है उसने भी दे दिया कि भैया ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे यहाँ से है, 2 यहाँ से। आप कहोगे यार ये ऑल इंडिया रैंक 1 वाला यार यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है। फिर आपने पेपर पलटा, देखा भैया एक और इंडस्ट्री का, एक और कोचिंग का यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट है, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 1 है। फिर पलटा फिर से, तो सारी इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, सारे इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये रैंक जो है हमारे यहाँ से निकला है। कोई कह रहा है 250 लोग हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए, कोई कह रहा है 500 लोग हमारे से सेलेक्ट हुए, है ना, इतने सारे सिलेक्शंस हमारे हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 को क्लेम कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ से गया है, हमारे यहाँ से गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जब एनालिसिस किया गया सीसीपीए के थ्रू, तो बोला गया कि सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर ये फेक दिया हुआ है, ज़बरदस्ती यहाँ पर ये फॉल्स एडवर्टीजमेंट है, गलत एडवर्टीजमेंट है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि भैया यहाँ से इतने सारे सिलेक्शन निकल रहे हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ये सब निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फॉल्स एडवर्टीजमेंट है, गलत तरीके से दिखाया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ कि कोचिंग इंडस्ट्री ने कोई हेल्प ही नहीं की एस्पिरेंट की, देखो की होती है। अब होता एग्जैक्टली क्या है, जैसे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका प्रीलिम्स का स्टेज हो गया, मेंस का स्टेज हो गया, इंटरव्यू का स्टेज हो गया। अब होता क्या है कि मान लो जो एस्पिरेंट है अब एक जगह पे थोड़ा ना रुकता है, भैया प्रीलिम्स की तैयारी कहीं और से कर रहा है, अलग अलग मटेरियल उठा रहा है, मेंस की तैयारी कहीं और से कर रहा है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग इंस्टीट्यूट जा रहा है, ऑप्शनल के लिए अलग जा रहा है, कहीं और पर किसी सब्जेक्ट के लिए अलग जा रहा है। इंटरव्यू के लिए यहाँ पे वो बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देता है, आपने देखा होंगे मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। अब भैया मॉक इंटरव्यू देने जब उसका मेंस क्लियर हो जाता है तो वो डर रहता है यार इंटरव्यू क्लियर हो जाए मेरा, तो वो जगह जगह सारे जगह पर मॉक इंटरव्यूज़ देने जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पर मॉक इंटरव्यूज़ फ्री होते हैं। आपका मेंस क्लियर हो जाए, फटाफट जाओ मॉक इंटरव्यू दे के आओ। लेकिन जब आप मॉक इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आपकी आशा, क्योंकि आप मेंस क्लियर कर चुके हो, तो एक होप बनी हुई है कि आप क्लियर करोगे, आप एग्जाम निकालोगे। तो आप जब मॉक इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब जब क्या हुआ कि रिजल्ट आया और सपोज सिलेक्शन हो गया, तो उनके पास में इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था, उन्होंने यहाँ पर डाल दिया यूट्यूब पर कि भैया देखो हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। वो उस व्यक्ति ने चाहे प्रीलिम्स मेंस सबकी तैयारी कहीं और से की हो, लेकिन लास्ट में जाकर बस खाली उसने मॉक इंटरव्यू वहाँ पर दिया था। अब वो इंडस्ट्री उसको क्लेम करने लगी, उन्होंने अखबार में एडवर्टीजमेंट दे दिया, देखो भैया ये यहाँ से पढ़ा था। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भाई वहाँ पे दर्शाओ। यहाँ पे सीसीपीए ने बोला है कि भैया अगर कुछ किया है, आपके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए तो आप लिखो केवल टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की है। आपका यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया है तो लिखो यहाँ से मॉक इंटरव्यू किया है। ऐसा नहीं कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 लिख दो, भैया सिलेक्शन यहीं से हुआ है, ये है गलत एडवर्टीजमेंट। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे, ऐसे ही चल रहा है। और मैं आपको ये कहूँगा कि केवल ये यूपीएससी वाले सेक्टर में नहीं चल रहा है, सभी जगह पर है। आप IIT जेईई देख लो, वहाँ पर भी यही हाल है कि यहाँ पे ज़्यादा से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब जो स्पेशली यहाँ पर टॉपर्स हैं, उनका एडवर्टीजमेंट दे देती है, कहती है भाई हमारे यहाँ से निकले हुए हैं। तो वो मिसलीडिंग है, आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। और कई सारे लोग यहाँ पर जो नए नए उतरते हैं फील्ड के अंदर में, जो सबके साथ होता होगा, है ना, जब हम लोग पहले यहाँ पर उतरे थे फील्ड में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उस समय पर ऐसे इंटरव्यूज़ बहुत सारे आते थे, लेकिन उस समय पर बहुत कम था यार, है ना। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, था लेकिन उस समय पर भी तो देख के लगता है यार कि हाँ यार यहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज्वाइन करना बनता है, इस तरह की जो फीलिंग्स है वो आती हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, रियलिटी यहाँ पे पीछे की कुछ और है। और ये इंडस्ट्रीज़ में मतलब इन इंस्टीट्यूट्स में अगर आप फ़ी वगैरह देखोगे तो लाखों रुपए की फ़ी आपकी जाती है साल भर की, लाखों रुपए की फ़ी, फिर दिल्ली जाना पहुँचना, वहाँ पर उसका खर्चा, वहाँ पर रहने का खर्चा, पढ़ने का खर्चा, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इससे बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये जो फॉल्स क्लेम्स है दोस्तों, इसको लेकर प्रॉपर गाइडलाइन तैयार हो रहे हैं, पैनल बैठ चुका है, नियम कानून तैयार कर रहा है, जल्द ही वो यहाँ पे प्रस्तुत करेगा। समझ गए। और यहीं पर मैं एक बात बताना चाहता, चलो बाद में बताऊंगा, यह बता देता हूँ। देखो ऐसा ना होता रहता है। एक बार क्या हुआ कि लास्ट ईयर या 2022 वाले की बात कर रहा हूँ, 2022 वाले प्रीलिम्स में
एक व्यक्ति थे, उनका उनका पूरा तरह से मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। अभी भी जैसे कि मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं साथ के जो अभी यहाँ पर आईएएस में हैं, ठीक है, आईपीएस में है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूँ साथ के हैं वो। अब होता यहाँ पर यह है कि 2022 में भी यहाँ पर एक व्यक्ति ने प्रिपेयर किया होगा, तो उन्होंने बहुत सारे डाउट्स पूछे, बहुत सारा यहाँ पर उन्होंने पढ़ा, वीडियोस वगैरह मुझे यहाँ पर शेयर करते थे मेरी वीडियो, सर इसमें ये क्या है वो क्या है, इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर बात होती थी इंस्टाग्राम पर, है ना। इंस्टाग्राम पे कई सारे उन्होंने यहाँ पर जो डाउट्स वगैरह हैं वो भी पूछे और वीडियो शेयर करते थे। जैसे मैंने बोला कि सर इसमें ये क्या है, थोड़ा ये दिक्कत हो रहा है, ये समझाओ, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना। कई सारे पीडीएफ्स मैंने यहाँ पर शेयर किए। अब होता क्या, उनका सिलेक्शन हो जाता है लास्ट में और उनको मिलता है रेवेन्यू सर्विस। अब रेवेन्यू सर्विस मिलने के बाद में, अब मैं रैंक वगैरह नहीं लूँगा, नाम वगैरह नहीं लूँगा वरना सर्च करने में लग जाओगे। तो अब हुआ क्या, उन्हें रेवेन्यू सर्विस मिला। अब मिलने के बाद में यार मैंने सोचा कि चलो हो सकता है वो मैसेज करेंगे और नाम लेंगे कहीं पे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई, उन्होंने कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं लिया, कोई भी रेफरेंस, मतलब जगह जगह उन्होंने इंटरव्यू दिए लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कोई रेफरेंस था ही नहीं इस चीज़ का कि हाँ भाई यहाँ का थोड़ा सपोर्ट था या नहीं था। ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा हो जाता है यार, मतलब खरीद लिया जाता है आप को टॉपर्स को, ये वो पैसा है तो सब कुछ चलता है, बस ऐसी चीज़ें आपको नजर आएंगी। बट अपना मोटिव यही है यार, जो पूरी तरह से पढ़ के सेलेक्ट हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर निकालते हैं कि इनका प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, बहुत सारे मैसेज करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं पोस्ट नहीं कर रहा, पढ़ते रहो, जब लास्ट में सिलेक्शन हो जाएगा अपने मुंह से आप कहीं पे नाम लोगे तभी ज़्यादा मुझे अच्छा बेटर फील होगा। वरना मैं भी यार यहाँ पे चीज़ें पोस्ट कर सकता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें कई बार पोस्ट कर देना लोग, सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ऐसे जब प्रीलिम्स क्लियर होता है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पास होता है, रिजल्ट आता है, बहुत मैसेजेस आता है, हमने ग्रुप में भी देखा होगा, लोग अपने यहाँ पर रिजल्ट तक शेयर करता है मुझे, सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लेकिन मैं वो चीज़ें यार शेयर नहीं करता। समझ गए इस बात को? विश्वास ना हो तो आप पेड ग्रुप में देखो, कई सारे लोगों ने अपने रिजल्ट शेयर कर रखे हैं, सर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। मैंने वहीं पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, मैंने कहा आगे के लिए मेहनत करो, पढ़ाई करो आगे के लिए, है ना। या फिर मेरा मेंस क्लियर हो गया तो मैंने भी उनको वहाँ पे भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। ग्रुप में आप देख सकते हो जो हमारा पब्लिक वाला ग्रुप है, कई ऐसे रिजल्ट्स पड़े हुए हैं। बट वो चीज़ें यार बार बार शेयर करना अच्छा भी नहीं लगता, वो खुद इंसान पूरा क्लियर करे एग्जामिनेशन को, बाद में अपने खुद से यहाँ पर वो बताए उन सब चीज़ों को, तो ज़्यादा बेटर लगता है। अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर फालतू में दिखाना तो मुझे खुद यार मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपन सब लोग पढ़ाई कर चुके हैं यार, एथिक्स भी पढ़ते हैं, क्या सही है क्या गलत हमने पता भी होना चाहिए, बट उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करके आगे बढ़ते रहो, अपना काम आराम से होता रहेगा। लोग रिलाई करते हैं वीडियोस के ऊपर में, विश्वास करते हैं, उनको फ़ायदे हो रहे हैं, बस मुझे और क्या चाहिए होगा, ठीक है। पर्सनली मैसेज कर देंगे, अब मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, उनका क्लियर हो रहा है, वो खुश हैं, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, बेल ये बहुत है, समझ गए। उसके बाद केवल यूपीएससी वाले नहीं, बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशंस के, स्पेशली बीपीएससी वाले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मैसेज करते हैं, सर मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। एनीवे आगे आते हैं, बहुत बात हो गई आज, बहुत दिनों बाद मैंने कुछ बोला है, टाइम वेस्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल के लिए टॉपिक पर आते हैं वापस से। हाँ, हम आर्टिकल में डिस्कशन कर चुके हैं, पूरा मैटर मैं आपको समझा चुका हूँ क्या है पूरा मैटर। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सीसीपीए के बारे में। ये मेन चीज़ है एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या है आखिरकार सीसीपीए? तो यह है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 2020 में। और इसको बनाया कैसे? हमारा एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसी के प्रावधान के बेसिस पर इस सीसीपीए को तैयार किया गया। और जो ये बॉडी है दोस्तों, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, इसमें कौन कौन होता है, तो सीसीपीए के अंदर में एक चीफ कमिश्नर होंगे जो कि हेड करेंगे, बाकी दो और दूसरे कमिश्नर्स होंगे जो कि इसके मेंबर्स होंगे। और ये सभी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैटर्स को लेकर डील करते हैं। ये दो कमिश्नर है ना, एक के पास में गुड्स वाले जो मैटर हैं वो आएंगे, गुड्स से संबंधित जो भी कंप्लेंट्स हैं, बाकी दूसरे के पास में सर्विसेज वाले जो केसेस हैं वो यहाँ पर वो हैंडल करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा चलता है मामला। और जो सीसीपीए है ये, इनके पास में इन्वेस्टिगेशन विंग भी है। कहीं पर अगर तहकीकात करनी डिटेल से तो इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन विंग कौन हेड करता है? डायरेक्टर जनरल के थ्रू हेड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में भी पावर है कि अगर कहीं पर कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हुआ है, ठीक है, जो ग्राहक है उनके जो हक हैं उनका अगर उल्लंघन हुआ है, कोई गलत ट्रेड प्रैक्टिस की है, कुछ और दिखाकर कुछ और बेचा गया, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किया गया है, तो उस प्रकार के वायलेशंस में उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की ताकत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये पावर्स हैं सीसीपीए की। अब पावर और फंक्शन पर आएंगे तो जैसा आपको पता चल चुका है, कंज्यूमर राइट्स का कोई मुद्दा है उसका वायलेशन का, तो यहाँ पर सीसीपीए उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है और साथ ही साथ में 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता है, 2 साल तक की सज़ा दे सकता है किसी मैन्युफैक्चरर को अगर वो गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहा है।
ये, और अगर वो तब भी नहीं मानता है तो पेनल्टी ये 50 लाख रुपए तक जा सकती है, सज़ा बढ़ाकर 5 साल तक करी जा सकती है अगर वो बार बार ये अपराध दोबारा कर रहा है ना। इससे लोगों को नुकसान हो रहा है ना, समझ गए। तो ये बात बताई गई। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अलग अलग जो कंज्यूमर राइट्स के वॉल्यूशंस होते हैं उसकी जो कंप्लेंट्स है वो भी यहाँ पर फाइल की जाती है अलग अलग जगह पर, समझ गए। डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है उसके पास में यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन हो गया, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन हो गया, ठीक है। तो जो कंप्लेंट्स है वॉल्यूशंस की दोस्तों यहाँ इनके सामने प्रस्तुत की जा सकती है। और ये जो पूरी बॉडी है कौन सी बॉडी थी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब इस बॉडी को जैसे मैंने बोला बनाया कौन से कानून से, इसको बनाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के माध्यम से। तो ये वाला एक्ट कौन सा, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ना एक्ट पहली बात कंज्यूमर की डेफिनेशन बताता है, कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर को एज अ एक पर्सन यहाँ पर दिखाया गया है जो कि क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी अवेलेबल है उनको यहाँ पर वो खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, समझ गए। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हैं, ट्रांजैक्शंस कवर हैं, सारे जो ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सबको भी यहाँ पर कवर किया गया। मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, हर चीज़ को यहाँ पर कवर किया गया इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। और यहीं पर दोस्तों जो कंज्यूमर्स हैं उनके हक बताए गए हैं, भाई उनके पास में कुछ राइट्स हैं, 6 राइट्स आपको बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके पास में होनी चाहिए, राइट टू चूज, आइटम्स को चूज करने का यहाँ पर उनके पास में हक होना चाहिए, राइट टू बी हर्ड, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये सारे के सारे जो राइट्स उनके पास में मिल जाते हैं इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के माध्यम से। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। ये आर्टिकल यार पेज नंबर गलत लिख दिया है, माफ़ी चाहूँगा, बट ये टैग गलत है, इसको देख लेना। आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वाले सेक्शन पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो इंडिया के टूरिस्ट हैं वो मालदीव्स के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंटली आपको पता होगा जो मालदीव्स है वो आग की तरह चर्चाओं में आपको नजर आएगा, ठीक है। मैटर क्या था, ये मालदीव्स के अंदर जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है उसके कुछ मिनिस्टर्स उन्होंने पीएम मोदी को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे उल्टे सीधे शब्दों का यूज़ किया। इवन यहाँ पर इंडियंस के लिए भी यहाँ पर उल्टे सीधे शब्दों का यूज़ किया गया है और उसकी वजह से उन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी किया गया मालदीव्स के माध्यम से। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो इंडियंस हैं, ठीक है, उन्होंने मालदीव्स को बहुत बुरी तरह से दिखाया है कि आखिरकार इंडियंस हैं कौन। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जैसे ही यहाँ पर मालदीव्स ने ये किया और दूसरे बात आप देख पाओगे बॉयकॉट मालदीव्स करके ट्रेंड हुआ। कल मैंने आपको बहुत डिटेल्स इसके बारे में पढ़ाया था। अब मालदीव्स को एक बुरा झटका लग सकता है क्योंकि ऑलरेडी बताया जा रहा है 10,000 से ज़्यादा जो होटल्स बुकिंग थी वो सब कैंसिल हो चुकी हैं। काफ़ी सारे जो फ्लाइट टिकट्स थे इंडियंस ने जिनका प्लान था कि अपना वेकेशन मनाने मालदीव्स जाने वाले हैं वो सब कैंसिल करवा रहे हैं धीरे धीरे। तो मालदीव्स की गलती की वजह से यहाँ पर उनको नुकसान हो सकता है, उनकी जीडीपी यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो सकती है क्योंकि इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो मालदीव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगभग कह सकते हो कि मालदीव्स की 20% जो इकोनॉमी है, 20% जो अर्थव्यवस्था है मालदीव्स की, वो केवल और केवल इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। लोग घूमने आते हैं, वहाँ पे पैसा खर्चते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर आप इमेजिन करो इंडियन टूरिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन टूरिस्ट जो है मालदीव्स के अंदर में ये बहुत बड़े लेवल पर जाते हैं, हर साल लाखों टूरिस्ट जाते हैं। तो अगर उनमें से लोग कैंसिल करवा रहे हैं टिकट्स अपने, तो इससे सीधा सीधा यहाँ पर मालदीव्स की जो जीडीपी है, जो ओवरऑल इकॉनमी है टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से ये गिर सकती है और डाउन बेसिकली एक असर दिखाई देगा। क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह पर ट्रेंड चल रहा है मालदीव्स नहीं लक्षद्वीप, हाँ मालदीव्स की जगह लोग लक्षद्वीप चलो, इस प्रकार के यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ट्रेंड्स है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे लक्षद्वीप बहुत चर्चाओं में आ चुका है और आगे भी चर्चाओं में रहेगा। और लक्षद्वीप में प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, उसी के बाद ये पूरा बवाल स्टार्ट हुआ। उन्होंने बस खाली 2 फोटो क्लिक की थी और 2 फोटो क्लिक करने के बाद में मालदीव्स के मिनिस्टर्स का कुछ स्टेटमेंट आया। और बात देखो यहाँ पर यह है कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। एक पर्सन को हटा कर अगर आप देखोगे तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियंस ने रिस्पेक्ट किया है उस चीज़ को, और उस चीज़ का रिस्पॉन्स में यहाँ पर जवाब दिया है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अच्छा ये आर्टिकल यार मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं इसमें कंटेंट ऐड नहीं किया है, मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था मॉर्निंग वाले वीडियो में। अच्छा मॉर्निंग वाले वीडियो की बात हो रही थी यार, मैं 1-2 दिन में शुरू करूंगा, मंडे से शुरू कर सकता हूँ या उससे पहले अगर शुरू होगा तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ सकोगे, ठीक है।
ये जो आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हुआ है कि इजराइल ने जिस तरीके से यहाँ पर गाज़ा पे अटैक किया, जैसे आपको पता होगा पहले गाज़ा की साइड से हमास के थ्रू अटैक किया गया इजराइल पर, फिर इजराइल ने यहाँ पे लगातार रिटेलिएशन में अपनी जो मिसाइल्स है वो बरसाई हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान जा चुकी हैं गाज़ा पट्टी के अंदर में। तो साउथ अफ्रीका क्या कह रहा है? साउथ अफ्रीका कह रहा है कि इजराइल कहीं ना कहीं गाज़ा में जीनोसाइड कर रहा है, हत्याकांड कर रहा है, लोगों को मार रहा है, क्योंकि अभी तक गाज़ा पट्टी में 23,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है इजराइल के इन मिसाइल्स के माध्यम से। ठीक है, और ये जो मुद्दा है, ये जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जा चुका है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यहाँ पर गुहार लगाता है कि इजराइल जो ये काम कर रहा है इमीडिएटली इस काम को रुकवाया जाए। इस प्रकार की जो चर्चाएं वो आज के समय पर न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाती हैं। खैर छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन अभी मैटर रुका नहीं है, हमारे पास में कुछ और रेलिवेंट आर्टिकल्स नजर आएंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, ये हमारे हिंदू न्यूज़पेपर में भी था, बट आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे बात की जा रही है कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है क्योंकि अभी लक्षद्वीप चर्चा में लोग घूमने भी जाने वाले हैं, हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी चाहिए, जो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी लक्षद्वीप में आज के समय पर प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिया हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, और प्रोजेक्ट का नाम है कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज के समय पर लक्षद्वीप में लगाए जाएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ केयर और एजुकेशन को लेकर। अब सवाल यह है कि सर ये जो कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट है, इसको लेकर क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, ज़रा इसके फैक्ट्स को जानते हैं। तो दोस्तों लक्षद्वीप की जब बात करते हैं तो लक्षद्वीप को डिजिटल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर कोई भी डिजिटल कनेक्टिविटी प्रॉपर है नहीं, प्रॉपर इंटरनेट का कनेक्शन वहाँ पर है नहीं, क्योंकि वो एक छोटा सा आइलैंड पड़ जाता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊं, एक सेकंड रुको, ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया का मैप, और यहाँ से आप देख पाओगे नीचे है केरला, केरला से दूर, केरला में ही दोस्तों कोची है, ध्यान रखना। तो कोची से ये जो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट के केबल्स है वो खींचे जाएंगे, और इधर लक्षद्वीप के अंदर यहाँ पर ये केबल्स को जोड़ा जाएगा। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट के केबल जो होंगे ये समुद्र के अंदर बिछाए जाएंगे, लक्षद्वीप में पहुंचाए जाएंगे, ताकि लक्षद्वीप में रह रहे लोगों को प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिले, लोग घूमने जाएं तो उनको भी प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिले। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और लक्षद्वीप कोई एक छोटा आइलैंड नहीं है, लक्षद्वीप में ऐसे बहुत सारे ढेरों आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उन सब आइलैंड को मिलाकर लक्षद्वीप बनता है। दूसरी चीज़, लक्षद्वीप की कैपिटल आपको यहाँ पर कावारती देखने को मिल जाती है, यह है केरला का कोची। आपने देखा होगा कोची लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, यहीं से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा इस तरीके से, और यहाँ तक वो जोड़ा जाएगा। और जो ये इंटरनेट का केबल है, ये छोटे छोटे जो आइलैंड दिख रहे हैं इनमें से 11 आइलैंड तक यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, ताकि प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल सके। नीचे आपको मिनीकॉय आइलैंड दिख रहा होगा, मिनीकॉय आइलैंड भी लक्षद्वीप का हिस्सा है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है, वो अलग नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, हाँ अब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट ये था कि भैया यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड हमें बढ़ानी है, नए नए जो अफसर हैं वहाँ पे रह रहे लोगों के लिए वो खोलने हैं, जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो यहाँ पे हमको प्रोवाइड करवाना है। प्लस ये जो केबल प्रोजेक्ट है इसके अंदर में हम क्या करेंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसको फंड कौन देता है? यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड। तो डीओटी के पास में फंड आता है, इससे इन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। दूसरी तरफ दोस्तों बीएसएनएल आपको देखने को मिलेगा, जो बीएसएनएल है वो इसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, जो कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने का काम कर रहा है, इसको आगे ऑपरेट करेगा बीएसएनएल। तो ये जो हमारा कोची लक्षद्वीप पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, यहाँ पर जो सबमरीन के माध्यम से कनेक्टिविटी केबल बिछाए जाएंगे, इंटरनेट के केबल बिछाए जाएंगे, वो पहले कुछ आइलैंड्स में दिए जाएंगे, 11 आइलैंड्स पर पहुंचाए जाएंगे। वो 11 आइलैंड्स कौन कौन से हैं? कावरती है, अगती है, अमीनी, कदमत, चिटलेट, कल्पनी, मिनीकॉय, आंद्रोट, किल्तन, बांगरम, बित्रा, ये सब आइलैंड्स तक दोस्तों ये इंटरनेट एक्सपैंड होने वाला है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इंटरनेट पहुंचने से होगा क्या? इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? इसका इंपॉर्टेंस ये होगा दोस्तों, हमारा जो गोल है डिजिटल इंडिया का, उसको हम और बड़े लेवल पर विस्तार कर चुके होंगे। प्लस वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट होगा, ई गवर्नेंस प्रमोट होगा, एजुकेशन, हेल्थ, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ये सबको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि आज के समय पर इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण रोल हो चुका है सभी के ज़िंदगी में। और लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो पॉपुलेशन है उनको हाई स्पीड इंटरनेट का फ़ायदा मिल सकेगा, 5G 4G मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजीज मिल सकेंगी, जो कि आज के समय पर उनको ये नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, उनको यहाँ पे क्या होगा, जो जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे, जो अलग अलग कंपनीज हैं, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारी कंपनीज हैं,
वो अपनी सर्विसेज लक्षद्वीप आइलैंड्स में पहुंचा सकेंगी। तो आप इमेजिन कर सको इतनी दूरी पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना। लोग जब पहुंचेंगे तो प्रॉपर उनको इंटरनेट की फैसिलिटी मिल पाएगी। आज के समय पर इतनी प्रॉपर फैसिलिटी ना होने की वजह से भी लक्षद्वीप में टूरिज्म बहुत कम है। तो अब ये फैसिलिटी रहेगी, लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि मालदीव्स की बजाय लक्षद्वीप को विजिट करना, और वैसे भी आज के समय पर यही हो रहा है। अब लक्षद्वीप आइलैंड्स में बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे। वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में ध्यान रखना जिससे कि लक्षद्वीप आइलैंड का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं LTTD, यानी कि लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट। ये कहाँ पर लगाया गया है? कदमत में लगाया गया है। ये क्या करता है दोस्तों, आपको पता है, डीसैलिनेशन प्लांट, यानी कि लक्षद्वीप में जो खारा पानी है समुद्र का पानी क्या है? नमकीन पानी है, सॉल्टी वाटर है। उस पानी में से सॉल्ट को निकालना है ना, उस पानी को प्योर करना, प्योर करने का यहाँ पर ये पूरा प्लांट है जिसको बोला जा रहा है लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट। ठीक है, ये क्या करेगा? 1.5 लाख लीटर जो क्लीन पानी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वो हर दिन प्रोड्यूस करेगा। ये प्लांट में से हर दिन 1.5 लाख लीटर जो पीने का पानी है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, आज के समय पर अगर आप देखोगे तो लक्षद्वीप में जितने भी घर हैं, स्पेशली अगत्ती और मिनिकॉय आइलैंड्स में, वहाँ सभी जगह पर टंकी का कनेक्शंस हैं, टंकी के कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। कावरती में जो पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ काल्पनी में पहुँचाई गई हैं। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको रिनोवेट किया गया है। मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स की जब बात करते हैं तो 5 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं ये कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अलग अलग 5 आइलैंड्स में, जो कि लक्षद्वीप के ये आइलैंड्स हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि लोग लक्षद्वीप को ज़्यादा प्रेफर करें बाकी सारे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। अब लक्षद्वीप को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी आपने पता होने चाहिए। एग्जामिनेशन में ये लोकेशन पूछी जा सकती है, बहुत चर्चा में है। तो भारत का एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है ये, और जहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल एक आइलैंड लक्षद्वीप है, इसमें 36 छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। लक्षद्वीप की कैपिटल कावरती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी आइलैंड्स हैं वो 220 से लेकर 440 किलोमीटर दूर हैं कोची से। केरला में जो कोची है ना, वहाँ से इतनी दूरी पर ये आइलैंड्स आपको नजर आएंगे अरेबियन सी में। ठीक है, ये जो वर्ड है लक्षद्वीप, मलयालम में इसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड्स। लक्षद्वीप में जो टेम्परेचर है वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। ये जो पूरा लक्षद्वीप है ये हमारे सेंटर के अंडर में आता है, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, तो इस चक्कर में सेंटर का कंट्रोल सबसे बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इस पूरे पर्टिकुलर आइलैंड पर अगर आप देखोगे तो इंडिजीनियस जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो शेड्यूल ट्राइब वाली जनसंख्या है, क्योंकि वो इकोनॉमिक और सोशल बेसिस पर थोड़े से पीछे रह जा चुके हैं। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कोई भी जो शेड्यूल कास्ट है वो इस लक्षद्वीप में नहीं है। केवल और केवल शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, साल 2020 में लक्षद्वीप आइलैंड ने दुनिया का पहला कंजर्वेशन एरिया बनाया है सी क्यूकम्बर के लिए। सी क्यूकम्बर बेसिकली समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव है जो कि इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जो खीरा होता है ना, खीरे की तरह नजर आता है। तो सी क्यूकम्बर लक्षद्वीप वाले एरिया में समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए दुनिया का पहला कंजर्वेशन एरिया वहीं पर बनाया गया है, जिसका नाम है डॉक्टर के मोहम्मद कोया सी क्यूकम्बर कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि लगभग 239 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं लक्षद्वीप को लेकर दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे यूपीएससी ने 2008 में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था? वेयर वॉज द फर्स्ट डीसैलिनेशन प्लांट इन इंडिया टू प्रोड्यूस 1 लाख लीटर्स फ्रेश वाटर पर डे बेस्ड ऑन लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो LTTD प्लांट कहाँ पे कमीशन किया गया? ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो इंडिया का सबसे पहला प्लांट यहाँ पर जो लगाया गया था वो था कावरती के अंदर में, अगेन लक्षद्वीप में अंदर में। तो यहाँ पर ये आपका सही उत्तर है। बाकी आप धीरे धीरे और भी बहुत सारे इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पर, मिनिकॉय, अगत्ती, सभी जगह पर। समझ गए? जो कि क्या करेंगे, साफ पानी प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। ना आगे आते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के लिए, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये भी हमने दूसरे न्यूज़पेपर से लिया है। एक एडिटोरियल है बेसिकली, जहाँ पे बात की जा रही है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के बारे में। तो यह चर्चाओं में हुआ क्या है, हाल ही में केरला के हाईकोर्ट ने जो एक वर्ड है, डेफिनेशन है, वर्ड एक वर्ड है प्रोक्योर की जो डेफिनेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और जो ये वर्ड है प्रोक्योर,
ये कहाँ का बात कर रहा है? ये बेसिकली हमारे पास में एक एक्ट है जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। होता क्या है यहाँ पर ना, देश में मानव की तस्करी भी हो रही है, ज़बरदस्ती, है ना, पैसों से खरीदा बेचा जा रहा है इंसान को। तो उस प्रकार की हरकतों को यहाँ पर रोकने के लिए कानून था 1956 का। इसके सेक्शन 5 के तहत एक वर्ड आता है खरीदारी का, जिसको बोलते हैं प्रोक्योर। इस वर्ड को यहाँ पर बढ़ा दिया और इसमें कस्टमर्स को भी इंक्रीज कर दिया गया है। यानी जो प्रोक्योर वर्ड है, इस वर्ड के डेफिनेशन को इंक्रीज किया गया और बोला गया प्रोक्योर वर्ड में अब कस्टमर्स भी आएंगे। पहले इसमें कस्टमर्स नहीं आया करते थे। कस्टमर जो कि मांग करते हैं प्रोस्टिट्यूट्स की, सेक्स वर्कर्स की, जो कि यहाँ पर मांग कर रहे हैं, ये जो कस्टमर्स अगर वो सर्विस चाह रहे हैं प्रोस्टिट्यूट की, तो उन कस्टमर को भी इसमें कवर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है केरला के हाईकोर्ट के थ्रू, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। अभी आगे बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा आखिरकार पूरा मैटर क्या है। पहले तो हमको ये वाला एक्ट पढ़ना होगा। ये एक्ट है क्या? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। तो दोस्तों जो कानून है, इसका मेन मकसद क्या है? जो फीमेल्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, महिलाओं की जो तस्करी की जा रही है, पैसों में खरीदा बेचा जा रहा है, उसके कमर्शलाइजेशन को रोकना, ये सारी हरकतों को रोकने का काम करना। और इसी पर्टिकुलर कानून के अंदर यहां पर बोला जा रहा है, ये जो एक्ट है ये खुद ये बोलता है कि जो सेक्स वर्क है वो लीगल है। सेक्स वर्क इलीगल नहीं है, लीगल है। सेक्स वर्कर का प्रोफेशन है, वो अपने मर्जी से इस प्रोफेशन में गई हैं, ठीक है, वो लीगल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रॉथल्स चलाना है, ब्रॉथल्स बेसिकली अगर मैं थोड़े रॉ शब्दों में बोलूँ, रफ वर्ड में बोलूँ, तो जिसको कोठा बोला जाता है, ठीक है, इस ब्रॉथल्स को चलाने से यहां पर रोकता है ये कानून। ये कानून यहां पर ये बोलता है कि जो ये प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन में एंगेज होना, अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन में जाना चाह रहा है तो वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं लोगों को इन सेक्सुअल एक्टिविटीज में खींचा जा रहा है, वो इलीगल है। ये बात यहां पर क्लियरली ये कानून बोलता है। जबरदस्ती उनको खरीद बेचकर जबरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं, वो इलीगल है। तो ये कानून यहां पर ये बताता है। अब ब्रॉथल क्या है? ब्रॉथल की डेफिनेशन इसी लॉ के अंदर में सेक्शन 2 के अंदर में मेंशन कर रखी है, एक ऐसा प्लेस जिसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया जा रहा हो। प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी इस कानून में है। भाई प्रोस्टिट्यूशन क्या है? एक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या एक पर्सन के साथ में एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना कमर्शियल पर्पस के लिए, पैसा कमाने के लिए यहां पर एक काम किया जा रहा है, वो प्रोस्टिट्यूशन है। अब दोस्तों इसी कानून में ये सारी चीजें डिफाइन की गई हैं, लीगल है, लेकिन किसी को जबरदस्ती इसमें ढकेलना, इस दलदल में लेके जाना, वो कहीं ना कहीं इलीगल है। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस एक्ट के तहत काफी सारे ऑफेंसेस भी हैं। इस एक्ट का सेक्शन 5 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को खरीदता है या किसी के ऊपर जोर देता है इस प्रोस्टिट्यूशन वाले एक्टिविटी के अंदर जाने के लिए, तो ये सजा है या अपराध है। और इसमें जो पनिशमेंट है वो 3 से 7 साल का 2000 के फाइन के साथ में लग सकता है। और अगर एक इंसान की जो चाहत है, उसके वो अपनी विल, उसकी जो विल है, मतलब जो वो इंसान है वो नहीं जाना चाह रहा है इसके अंदर में, लेकिन जबरदस्ती उसको अगर उसमें घसीटा जा रहा है, तो इसमें मैंने जैसे बोला ये अपराध है। और अगर एक बच्चे को इसमें खींचा जा रहा है इस तरीके से, और स्पेशली जो चाइल्ड का मतलब यहाँ पर है जिसकी एज लगभग 16 साल पूरी हो रही हो, और अगर एक बच्चे को इस प्रकार से इस एक्टिविटी में घसीटा जा रहा है, तो जो भी ये काम कर रहा है उसको 14 साल तक की सजा होगी या फिर जिंदगी भर की सजा हो सकती है। तो केरला का हाईकोर्ट का ये कानून क्यों आया और क्यों ये एक्ट चर्चाओं में आ चुका है हाल ही में? क्योंकि हुआ क्या, केरला के हाईकोर्ट में एक पेटिशनर थे, उन पेटिशनर को अरेस्ट किया गया। क्यों? वो पेटिशनर एक व्यक्ति, एक कस्टमर था एक कोठे के अंदर में, ब्रथल में एक कस्टमर था वो, उसके ऊपर अपराध लगा, उसको अरेस्ट किया गया आईटीपी के एक्ट सेक्शन 3 के साथ में कि भाई वो एक ब्रथल में था। दूसरा सेक्शन नंबर 4, वो प्रोस्टिट्यूशन की अर्निंग्स पर जी रहा था। फिर उसके बाद में 5, यहाँ पे वो प्रोक्योरिंग में जबरदस्ती यहाँ पर जो पर्सन है उसको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलने के लिए यहाँ पर वो जिम्मेदार था। फिर उसके बाद 7, सेक्शन 7, प्रोस्टिट्यूशन के लिए यहाँ पर मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है जिससे, यहाँ पर उसको पनिश भी करता था। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे ऐसे काफ़ी सारे सेक्शंस का यूज़ करके उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। उसने क्या किया, एक पिटीशन फाइल कर दी और बोला कि देखो कस्टमर तो वर्ड इसमें है ही नहीं, तो मुझे कैसे अरेस्ट कर रहा हूं, मैं तो कस्टमर उस ब्रोथल में। वही चीज केरला हाईकोर्ट ने पकड़ ली कि हाँ यार सही बात है, इस एक्ट के अंदर में कस्टमर वर्ड यूज ही नहीं किया है। तो वही केरला हाईकोर्ट ने चेंज कर दिया। इस एक्ट के अंदर में जो वर्ड था ना प्रोक्योर, इस प्रोक्योर में कस्टमर को भी ऐड कर दिया गया है कि वो जो कस्टमर जो कि प्रोस्टिट्यूशन की सर्विस मांग रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, वो भी इस कानून में कवर होता है। ये पूरा का पूरा मैटर दोस्तों रिसेंटली रहा है, जिसकी वजह से इसमें लगातार चर्चाएं हुई हैं। और मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे कोर्ट के ओपिनियंस आए हैं, बड़े बड़े मैटर्स हुए हैं यहाँ पर। मैथ्यू वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 2022 का केस था यहाँ पर।
केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पर रूल किया और बोला अगर एक कस्टमर एक ब्रॉथल में पकड़ा जाता है तो बिल्कुल उसको यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है इस आईटीपी एक्ट के तहत, सेक्शन 7 क्लॉज 1 के तहत, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से कोई व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपराध हैं। या फिर आप कह सकते हो एक व्यक्ति जो प्रोस्टिट्यूशन चला रहा है, जिसके ऊपर थोप रहा है, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के कई सारे केसेस हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जाम के लिए एक पॉइंट ये भी आता है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेक्स वर्क है क्या वो लीगल नहीं है देश में? ऐसा नहीं है दोस्तों। लास्ट ईयर आपको पता है जजमेंट भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन यहाँ पर पहचान दी, रिकग्नाइज किया, ठीक है, और बोला कि भैया जो भी प्रैक्टिशनर हैं, जो भी इस सेक्स वर्क के अंदर में इंडल्ज हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके पास में भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना। सभी जो राइट्स हैं उनके पास में भी हैं। और कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोल दिया कि देखो ये अपराध नहीं है, स्पेशली जब वॉलंटरी सेक्स होगा, जानबूझ के इंसान अपने विल से यहाँ पर सेक्स वर्कर में आया है, ठीक है, तो वो क्राइम नहीं है। किसी को जबरदस्ती खींच खांच के उस एक्टिविटी में ढकेला जा रहा है, वो अपराध है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोली। उसके बाद कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला, देखो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके प्रोफेशन को छोड़कर हम बात करेंगे तो उनके पास में, सबके पास में ऐसे राइट है भाई, वो कोई भी बिजनेस चला सकते हैं, उनके पास में प्रॉपर हक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है भारत के अंदर में, इन्होंने एक केस देखा, बुद्धा देव कर्म सरकार वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और वहां पर जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनको सिक्योर किया गया और बोला कि भैया आर्टिकल 21 के तहत उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है। इतना ही नहीं, एक केस होता है गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो भैया फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं सेक्स वर्कर्स के, वो उनके पास में भी तो है ना, उनके राइट्स के भी तो प्रोटेक्शन यहां पर होने चाहिए। और कोर्ट ने यहां पर यह बोला जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं सेक्स वर्कर, अब मान लो कोई है सेक्स वर्किंग में इंडल्ज है, उसका कोई बच्चा है, उस बच्चे के साथ में कोई भेदभाव ना हो, उसके पास में भी राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू अपॉर्चुनिटी है, डिग्निटी है, केयर है, प्रोटेक्शन है, सबके राइट्स उसके पास में भी हैं। लेकिन सोसाइटी में क्या हो रहा है, इनके साथ में थोड़ा सा कह सकते हो कि बुरा बर्ताव होने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। लेकिन फिर एक इंसान ये नहीं जानता कि क्या मजबूरी हुई होगी, क्या रीज़न होगा उसके पीछे का, जो इस एक्टिविटी में यहाँ पर उसको जाना पड़ा। हालांकि सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं इस प्रकार के सेक्स वर्कर्स को एड्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने उज्ज्वला को इंप्लीमेंट किया। एक स्कीम ऐसी है जो कि क्या करती है, इस प्रकार से जो ट्रैफिकिंग हो रही है, जो तस्करी हो रही है, उसको रोकने का काम करती है। और तस्करी के दौरान जब यह मामला रोका गया, किसी महिला को यहाँ पर लाया गया, तो वो जो विक्टिम, जो पीड़ित थी ना, उसको रिहैबिलिट करने के लिए रेस्क्यू किया गया, उसको यहाँ पर आगे ग्रो करने के लिए यहाँ पर उसके लिए काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर दी गई। इतना ही नहीं, फिर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये जो अलग से कमीशन बना हुआ है, ये भी यहाँ पर क्या करता है, जो महिलाओं के राइट्स हैं, लड़कियों के राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करता है। फिर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। अब जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये सेक्स वर्कर को एज अ इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह रिकग्नाइज करता है कि भैया ये भी वर्कर्स हैं, ठीक है, इनको भी यहाँ पे एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए। फिर अवेयरनेस कैंपेन, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला 2018 में कि भैया यहाँ पर क्या है कि देखो जो महिलाओं का सेक्स इंडस्ट्री में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बोला गया कि आप अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, समझाओ कि भैया ये जो सेक्स वर्कर है और जो कमर्शियल बेसिस पर जो तस्करी हो रही है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। लोगों में यहाँ पर एक समझ होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। वो समझ ना होते हुए क्या होता है, सोसाइटी के अंदर में सेक्स वर्क को लेकर जो परसेप्शन है वो अलग है। अगर कोई व्यक्ति सेक्स वर्कर है तो सोसाइटी में आप देख पाओगे कहीं ना कहीं उसके साथ में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होंगे, क्योंकि सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन को अनएथिकल माना जाता है कि भैया ये गलत है। और कभी एक वेमेन अगर सेक्स वर्क में है तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि भैया वो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसके साथ में भेदभाव हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में। फिर बात आती है जेंडर डायनेमिक्स की। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को एक एब्यूजिव प्रोफेशन की तरह देखते हैं कि भैया ये प्रोफेशन ही गलत है, क्यों रखा गया है इस प्रोफेशन को। सेक्स वर्कर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके साथ में जो वर्कर्स होते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, फिजिकल वायलेंस, भेदभाव तो होता ही रहता है। ये बात यहाँ पे बताई गई, समझ गए। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया जा रहा है। बाकी राइटर ने यहाँ पर कुछ वे फॉरवर्ड दिया है कि भैया एथिकल इम्प्लीकेशन के लिए क्या करना होगा, जो हमें ट्रैफिकिंग लॉज है वो मेंटेन करने होंगे। यानी यहाँ पर जो अपनी मर्जी से क्या है वो तो ठीक है, जब बात आती है ज़बरदस्ती ट्रैफिकिंग हो रही है, तस्करी हो रही है ज़बरदस्ती इस काम में ढकेलने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर लॉ होनी चाहिए और डिबेट होनी चाहिए हमारे देश के अंदर में।
हमें जो ओपन डिस्कशंस करने चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके ये जो सेक्स वर्कर हैं वो क्या है, इसके जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स है वो यहाँ पर पता चल सके। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बतानी ज़रूरी है, इसको लेकर राइटर ने मेंशन किया। नाउ इसी के साथ में दोस्तों हमारे सभी टॉपिक्स होते हैं समाप्त, लेकिन यार यार मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा सच में। ये जो आर्टिकल है ना एडिटोरियल, ये कल वाला है, आज एक्सप्लेन करना था, आज भी रह गया यार, आज भी वीडियो थोड़ा क्रॉस कर गया, लेकिन ऐसे ही रहेगा, डोंट वरी, एक्सप्लेन करे बिना मैं छोड़ूंगा नहीं। और हमारे पास में प्रॉपर इनफ कंटेंट भी है तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पर कल का वेट कर सकते हो, कल का आखिरी दिन वेट करना है, कल वादा है, कल ये आर्टिकल मैं वहीं पर डिस्कस कर दूंगा। कल मतलब ये आर्टिकल वैसे कल डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन कल 100% कर दूंगा। आज भी यहाँ पर देखो वीडियो यार लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा खींच दूँ इस वीडियो को ज़बरदस्ती, फिर ज़्यादा कंटेंट पढ़ के दिमाग में सही से बैठेगा भी नहीं, है ना। तो अभी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लगभग 10 मिनट चाहिए, तो वीडियो ऑलरेडी मुझे लगता है 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 25 मिनट का पहुँच जाएगा। तो इस वजह से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कल आपके सामने ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आज मेंस का क्वेश्चन मैं यहीं से लेकर आया था, लेकिन आज मैं मेंस का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग वाले आर्टिकल में जो एयर पोल्यूशन वाला आर्टिकल है वहाँ पर भी एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, सॉरी वो भी मेंस का ही था, आप चाहो तो उस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन था कि भैया जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, इसका थेमिस मिशन जो है हाल ही में न्यूज़ में है, इसका मेन पर्पस क्या है। तो उसका मेन पर्पस है जो हाई लैटिट्यूड स्काईज हैं दोस्तों, उसके कलरफुल डिस्प्ले को स्टडी करना, उसका अध्ययन करना। ठीक है, नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।